Hello and welcome to Codon. From today we are starting a series Stack Web Development Course. ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। कल हमने इस सीरीज का रोड मैप देखा था, हमें पूरी सीरीज कंटिन्यू करने वाले। मैं आपको पूरा Stack का कोर्स पढ़ाऊंगी इस सीरीज में। सो वेलकम एंड स्टे ट्यून गाइज। इसमें हम देखेंगे आज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। कल के रोड मैप अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा हम इंडक्शन ट्रेनिंग से शुरुआत करने वाले हैं। और इंडक्शन ट्रेनिंग में ये हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम फर्स्ट टॉपिक हमारा शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स क्या होता है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स इनपुट, स्टोर्स और प्रोसेस द इनपुट एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड आउटपुट इन डिजायर्ड फॉर्मेट। तो सिंपली सेज ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम इनपुट देते हैं, वो डाटा प्रोसेस करता है और वो हमको आउटपुट देता है। एंड इफ यू वांट यू कैन स्टोर डाटा, सो दैट फोर्थ थिंग इज स्टोरेज। कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज हार्डवेयर एंड सेकंड कंपोनेंट इज सॉफ्टवेयर। इन दो चीज़ों पे कंप्यूटर वर्क करता है। तो कंप्यूटर वर्क करता है जैसे कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस से, उसके बाद वो उसके जाता है मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट में जाने के बाद वो प्रोसेस होता है और हमको आउटपुट मिलता है। दैट इज सो सिंपल। मेमोरी यूनिट में होती है उसका सीपीयू। मेमोरी यूनिट इज जस्ट सीपीयू ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू में कुछ चीजें होती है, जैसे कि इसका फर्स्ट चीज है मेमोरी यूनिट। व्हाट इज मेमोरी यूनिट? मेमोरी यूनिट इज जस्ट हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर। हार्ड डिस्क इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर की पूरी मेमोरी स्टोर होती है। देन सेकेंड थिंग है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज सिंपली सेज मदरबोर्ड, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। वी ऑल नो दैट मदरबोर्ड इज हार्ट ऑफ कंप्यूटर। व्हेन वी अटैच एनीथिंग टू द कंप्यूटर, लाइक वी अटैच माउस, वायर्ड माउस से समझो अपने पास, और वो हमको कंप्यूटर को अटैच करना है। तो जब भी हम अटैच करते हैं वो कंप्यूटर को, वो ऑटोमेटिकली उसके मदरबोर्ड से अटैच हो जाता है। और मदरबोर्ड कंट्रोल करता है हमारे वो अटैच थिंग जिससे हम इनपुट आउटपुट जो भी लेंगे उसको, और कंप्यूटर को उसको कंट्रोल करता है और हमको एक्सपेक्टेड जो हमारा आउटपुट है वो देता है। उसके बाद आता है एएलयू। एएलयू इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स इज, जैसे हम कंप्यूटर में कैलकुलेटर यूज करते हैं, उसमें हम प्लस माइनस चीजें यूज करते हैं जो हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं कैलकुलेटर पर। और कैलकुलेटर वर्क करने के लिए एएलयू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद हार्डवेयर इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो हार्डवेयर में कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, बेसिकली वो हार्डवेयर होता है। डेफिनेशन के हिसाब से कहेंगे तो फिजिकल कंपोनेंट कलेक्टिवली फ्रॉम द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर कंप्राइजेस ऑफ द इक्विपमेंट दैट हेल्प इन द वर्किंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स। ये कुछ हार्डवेयर से जो हमको यहाँ पे दिखाए गए। जैसे कि हमारा फर्स्ट हार्डवेयर है मॉनिटर। मॉनिटर जो स्क्रीन डिस्प्ले होता है हमको जो रिजल्ट दिखाता है, जिसपे हम अपना क्या इनपुट डाल रहे हैं क्या नहीं वो देखते, वो मॉनिटर। सेकेंड होता है हमारा सीपीयू। सीपीयू इज जस्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स जो कंप्यूटर का डाटा ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करता है। देन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज मेनली फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स एंड ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन। इसलिए मदरबोर्ड यूज होता है। मदरबोर्ड बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए। उसके बाद आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। द रैम स्टोर्स फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा, इट स्टोर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। Usually I can say RAM is a volatile memory. फॉर एग्जाम्पल हम कुछ कोड लिख रहे हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, हमने कुछ कोड लिखा, कुछ इनपुट डाला, तो वो हमारे रैम में सेव हो जाता है। जैसे ही हम वो कोड डिलीट कर डालेंगे, वो डाटा डिलीट कर डालेंगे, रैम अपने मेमोरी से वो डाटा फ्लश कर देगा। वो उसको सेव करके नहीं रखता है, वो सिर्फ उतनी देर तक ही सेव करते हैं जितनी देर तक हम उसको यूज कर रहे हैं बस। इसलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा सेव करता है। उसके बाद आता है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क अभी एसएसडी यूज करते हैं मोस्ट ऑफ लोग, बट हार्ड डिस्क ड्राइव इज परमानेंट मेमोरी स्टोरेज। जैसे कि मेरे कंप्यूटर्स में मिलता है जो 526 समथिंग कुछ हार्ड डिस्क मिलता है 526 GB का। देन हमारा आता है ऑप्टिकल डिस्क। तो व्हाट इज ऑप्टिकल डिस्क? ऑप्टिकल डिस्क इज लाइक सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, दैट इज अवर ऑप्टिकल डिस्क, जो हम बाहर से एक्सटर्नली कंप्यूटर को अटैच करते हैं वो चीज़ें। अभी सीडी डीवीडी तो कोई यूज करता है नहीं, सब पीडी यूज करते हैं, वो हमारे ऑप्टिकल डिस्क में आता है।
इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का एक चार्ट दिया हुआ है आपको समझाने के लिए कि इनपुट और बेसिक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं कंप्यूटर के लिए। तो फर्स्ट होता है हमारा माउस, हमको पता है सब कुछ। माउस कीबोर्ड ये कुछ ऐसे बताने वाली चीज़ें हैं नहीं। स्कैनर भी हमको पता है, ये भी इनपुट डिवाइसेस में आता है। टच पैड जो हम फ़ोन पे यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोफोन्स, जैसे हम गूगल पे कुछ सर्च करना हो तो हम वो माइक पे क्लिक करके जो हम सर्च करते हैं गूगल पे बोलते हैं, वो माइक्रोफोन्स रिसीव करता है, वो इनपुट देता है हमारे डिवाइस को। उसके बाद कैमराज, ट्रैक बॉल्स इज यूजुअली जो हमारा माउस होता है उसके ऊपर जो व्हील लगा होता है जिससे हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे, उसको ट्रैक बॉल बोलते हैं। उसके बाद आता है जॉयस्टिक्स। जॉयस्टिक इज सिंपली पॉइंटर कंट्रोलिंग डिवाइस। ये हम यूजुअली यूज करते हैं वीडियो गेम्स खेलते वक्त। तो वीडियो गेम्स खेलते वक्त जो हम ऑब्जेक्ट मूव करते हैं हमारे वीडियो गेम्स में से, वो हमारे जॉयस्टिक के थ्रू मूव होता है। ये हमारे इनपुट डिवाइसेस में आता है। फिर आता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस में आता है सिंपली मॉनिटर्स, जो स्क्रीन हमको हमारा आउटपुट दिखाती है, वो मॉनिटर। उसके बाद आता है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स में हम जैसे कुछ डालते हैं वो प्रिंट होकर आता है, तो उसको भी आउटपुट डिवाइसेस में हम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्टर, जिसमें हम फिल्म्स वगैरह देखते हैं। उसके बाद आता है प्लॉटर्स। यू नो व्हाट इज प्लॉटर इज? एनीवन यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज प्लॉटर? प्लॉटर इज थिंग जिसमें होल्डिंग्स प्रिंट होते हैं। ये प्रिंटर का ही एक बड़ा फॉर्मेट है। इसमें हम बहुत बड़े बड़े होल्डिंग्स प्रिंट कर सकते हैं। आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर्स यूज करते हैं उनके मैपिंग टेक्नोलॉजी टेक्निकल वो ड्राइंग्स वगैरह के लिए, क्योंकि प्लॉटर्स एक्यूरेसी बहुत बड़ी देता है। बड़े बड़े प्रिंटर्स के लिए प्लॉटर्स बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता है। उसके बाद आता है हमारा स्पीकर्स और ईयरफोन्स है, हमको पता ही है। Then softwares. The software is hardware components can't only function when software components are added to the computer system. अगर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हार्डवेयर में नहीं डालेंगे हम, तो हार्डवेयर इज जस्ट ये एक डब्बा हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा विदाउट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म डिफरेंट कमांड गिवन बाय यूजर। इसके लिए सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक पूरा सिस्टम हमको बनाना है तो जितना सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है उतना ही हार्डवेयर भी इंपॉर्टेंट है। बट हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स है, कुछ फीचर्स फंक्शंस है उसमें। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब आते हैं, वो हम देखेंगे। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स इज द प्रोग्राम दैट आफ्टर बीइंग इनिशियल लोडेड into the computer by a boot program manages all the other applications program in computer. सिंपली सेज अगर हम डिवाइस में ओएस नहीं डालेंगे तो हम इसमें कुछ डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, कुछ वर्क नहीं कर पाएंगे। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आता है एक्सपी, विस्ता, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11। तो अभी मैं करंटली यूज कर रही हूँ विंडोज 11। विंडोज 12 अभी करंटली लॉन्च हुआ है। तो विंडोज 10 11 ये हमको पता है, हमने यूज किया है। ये सब हम मतलब जिन्होंने अभी MSc का वगैरह कोर्स किया है, या जो मतलब वो पहले से लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो उनको पता है विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सब के ऊपर ही हमारा लैपटॉप पूरे कंप्लीटली डिपेंड होता है। इसके सिवाय हम लैपटॉप को कुछ इनपुट आउटपुट दे नहीं पाएंगे, लैपटॉप हमारा वर्क ही नहीं करेगा। हम उस पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, कुछ इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। मार्केट में बहुत सारे ओएस अवेलेबल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, क्रोम ओएस, एंड्रॉइड, आईओएस। आईओएस हम मोबाइल फोन्स के लिए यूज करते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल फोन के लिए यूज करते हैं। मैक ओएस हो गया, ये हमारे एप्पल के लैपटॉप्स, मैकबुक्स जो होते हैं उनके लिए यूज होते हैं। उसमें पैंथर्स, चीताज, स्नो लियोपर्ड, ये सब वो लोग यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मेजरली 70 to 80% माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज किया जाता है। उसके बाद हम यूज करते हैं लिनक्स, ये भी एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। डिबियन, उबंटू, फेडोरा। उबंटू हमने जो भी IT बैकग्राउंड से जो बच्चे, उन्होंने उबंटू बहुत बार यूज किया होगा। हम कॉलेज में जो भी प्रोजेक्ट करते, जो भी कुछ करते वो सब उबंटू पे करते। कॉलेज में सारे हमारे प्रोग्राम्स उबंटू पे ही होते, सारे कंप्यूटर्स में उबंटू इंस्टॉल होता है। बट लिनक्स इज पॉपुलर फॉर सर्वर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर इज नॉन सर्वर कंप्यूटर। डेस्कटॉप जो है हमारा, ये नॉन सर्वर कंप्यूटर से, लेकिन लिनक्स जो है ये सर्वर कंप्यूटर्स के लिए ज़्यादा फेमस है। जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं लिनक्स पे।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? द सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज्ड ऑन एन इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। फॉर एग्जांपल इसमें आता है हमारा MS ऑफिस, पावर पॉइंट, MS वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प यूजर रिट्राइव इंफॉर्मेशन एंड मैनेजेस डाटा। जैसे कि उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारा फर्स्ट है ऑफिस प्रोग्राम्स। तो ऑफिस प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें हम ना पावर पॉइंट, MS वर्ड वगैरह यूज करते हैं वो सब। उसके बाद आता है ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज नॉट ओपन सोर्स, इसके लिए हमको लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेने के बाद हमको इसे यूज कर सकते हैं। ओपन ऑफिस एंड लिब्रे ऑफिस इज ओपन सोर्स ऑफिस, वी कैन यूज इट विदाउट लाइसेंस। देन आता है हमारा वेब ब्राउजर्स। तो वेब ब्राउजर्स आता है, वेब ब्राउजर्स में आता है हमारे एज, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा। वेब ब्राउजर जनरली हम इंटरनेट सफारिंग के लिए यूज करते हैं। इसमें मेनली हम यूज करते हैं मोजिला फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम। गूगल क्रोम हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं वैसे कहे तो। ये सब हम इंटरनेट सफरिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम्स। एंटीवायरस प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में कुछ वायरस ना चला जाए, इसलिए हम एंटीवायरस प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हैं, जैसे MS डिफेंडर, नॉर्टन, मैक फ्री। ये आता है हमारे हाँ वेब ब्राउजर्स के लिए आता है ये, iOS के लिए। उसके बाद आता है हमारा क्विक हिल। क्विक हिल जनरली इंडिया में बहुत पॉपुलर है, मैं भी क्विक हिल यूज करती हूँ। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। ये ई एसेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमने अपने फैसिलिटीज के लिए बनाए हुए हैं। तो ई एसेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे कि हमको वॉइस रिकॉग्नाइज करना है, तो ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए, ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है जो हमने अपने यूज के लिए क्रिएट किए हुए हैं। जिसमें स्क्रीन रीडर भी आता है, एक मैग्नीफाइंग टूल भी आता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो हम अपने फ़ोन पर और टैबलेट्स पे भी यूज़ करते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स। उसके बाद आता है वीडियो गेम्स, लर्निंग सॉफ्टवेयर्स। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स एक टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़ किया जाता है मैनेज, ऑर्गेनाइज एंड ऑप्टिमाइज इनहैंसिंग डाटा फंक्शंस के लिए। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो व्हाट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स? कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं, क्या होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर, PC जिसे हम कहते हैं। ये हम जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, खुद के इंडिविजुअल यूज के लिए यूज करते हैं। PC पे हम गेम्स खेल सकते हैं, इंटरटेनमेंट वीडियोस बना सकते हैं, इंटरटेनमेंट वीडियोस देख सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं। इस सब के चीज़ों के लिए, पर्सनल यूज के लिए हम PC यूज करते हैं। देन आता है हमारा टैबलेट्स और लैपटॉप्स। ये हमको पता ही है टैबलेट्स और लैपटॉप्स क्या होता है। ये सेम चीज़ के लिए यूज होता है। और टैबलेट्स हम जनरली एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। लैपटॉप्स पे हम सेम PC का वो ये स्मॉलर वर्जन है जो हम कैरी कर सकते हैं लैपटॉप्स। आता है स्मार्टफोन्स इज अवर पॉकेट कंप्यूटर्स, वी कैन से इट पॉकेट कंप्यूटर्स। ये हमें कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है, हम इस पे इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स रन कर सकते हैं। जो सब काम हम टैबलेट्स में कर सकते हैं ये स्मार्टफोन्स में भी कर सकते हैं। लेकिन टैबलेट्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका जो क्या कहते हैं उसको, प्रोसेसर होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है टैबलेट्स का मोबाइल से, इसलिए हम टैबलेट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है वर्क स्टेशंस। तो वर्क स्टेशन इज हाई एंड कंप्यूटर डिजाइन फॉर प्रोफेशनल एप्लीकेशन सच एज 3D मॉडलिंग, वीडियो एडिटिंग एंड साइंटिफिक सिमुलेशंस। तो वर्क स्टेशन हम यूज करते हैं मैसिव डाटा के लिए, जो प्रोफेशनल वर्क होता है, जैसे फिल्म वगैरह एडिट करनी है। तो वो एडिट करने के लिए फिल्म का डाटा बहुत मैसिव होता है, बहुत सारे शॉट्स होते हैं, उसके डायलॉग्स होते हैं, तो वो बहुत मैसिव डाटा हो जाता है। तो वो उतना लोड हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं ले पाता, इसके लिए हमको वर्क स्टेशन लगता है। क्योंकि वीडियो एडिटिंग के लिए हमको ग्राफिक कार्ड लगता है। अभी जनरली लैपटॉप्स में ग्राफिक कार्ड आ जाता है, लेकिन लैपटॉप वो इतना मैसिव डाटा प्रोसेस नहीं कर पाता। इसलिए हमको 2D 3D, अगर हमको 3D फिल्म बनानी है तो उसके लिए हमको बहुत मैसिव डाटा लगता है। वो ग्राफिक कार्ड का बहुत यूज करना पड़ता है, उसको हमें बहुत मतलब बहुत सारी चीजें एडिट करनी पड़ती है उसमें। तो वो सब चीजें लैपटॉप या कंप्यूटर पे नहीं होती, उसके लिए हमको वर्क स्टेशन ही यूज करना पड़ता है। इसमें हमको शायद से मार्केट में अभी ग्राफिक में इनवीडिया प्रोसेसर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इनवीडिया प्रोसेसर। सर्वर्स,
सर्वर्स क्या होते हैं? सर्वर्स इज आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स दैट आर डिजाइन टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड सर्व रिक्वेस्ट फॉर मल्टीपल क्लाइंट साइमल्टेनियसली. दे आर टिपिकली यूज फॉर होस्टिंग वेबसाइट्स, databases एंड एप्लीकेशन. सर्वर हम यूज करते हैं जैसे कि वेबसाइट से हमारी अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारी जो वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट जो होती है ये इनका डाटा होस्ट करती है सर्वर्स पे. तो एक टाइम पे कितने भी यूजर्स, मतलब ऐसा तो नहीं है एक टाइम पे एक ही यूजर अमेजोन यूज कर रहा है, एक ही यूजर मिंत्रा यूज कर रहा है. एक टाइम बहुत सारे लोग होते हैं जो स्क्रॉल करते रहते हैं अमेजोन और मिंत्रा पे. तो ये उस चीज के लिए हेल्प करता है. ये मतलब अगर कोई भी हम ऐप शुरू करेंगे और वो ऐप शुरू करने के बाद अगर वो डाटा लोड ही नहीं होगा तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाके ऐप बंद कर देते हैं. तो सर्वर जो होता है ये पावरफुल कंप्यूटर होता है. ये क्लाइंट को, मल्टीपल क्लाइंट को सेम टाइम एक्सेस देता है. इसलिए लोग सर्वर्स ज्यादा यूज करते हैं वेबसाइट के लिए, डेटाबेस होस्टिंग के लिए. Mainframes. Mainframes is large high performance computer that use our large organization to process massive amount of data and run critical applications. Critical applications like for example we can say banking softwares. हाँ, बैंकिंग सॉफ्टवेयर जैसे एसबीआई हुआ, तो ये एक बैंक है. ये बैंक के इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस है. तो हम देखते हैं अभी जब हम बैंक में जाते हैं, एसबीआई का तो वैसे भी सर्वर हमेशा ही डाउन रहता है. हम बैंक में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस बैंक का सर्वर डाउन है. तो उस बैंक के जो ब्रांच का जो डाटा है वो उसके सर्वर पे हॉस हो रहा है. बट अगर उसका सर्वर डाउन हो गया या खराब हो गया तो वो कस्टमर का डाटा चला जाएगा. उनके अकाउंट में पैसे होते हैं, वो बहुत क्रूशियल डाटा होता है ना, उनके अकाउंट में पैसे होते हैं, उनकी बहुत सी डिटेल्स होते हैं उसमें, उन्होंने कब पैसे निकाले, कब चेक किए, कब डाले, वो सब क्रूशियल डाटा होता है. तो वो डाटा बहुत मतलब मैसिव अमाउंट में होता है. अभी कितने लोगों के, हर एक का बैंक में अकाउंट होता है, इतना सारा डाटा सर्वर नहीं ले पाता. तो अगर वो सर्वर खराब हो गया तो वो डाटा चला जाएगा, फिर उनको प्रॉब्लम आएगा, वो सिस्टम हैंडल नहीं कर पाएंगे, बैंकिंग नेटवर्क जो है वो हैंडल नहीं कर पाएंगे. उसके लिए वो लोग मेन फ्रेम यूज करते हैं. उनके बहुत बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े मेन फ्रेम्स होते हैं और ये बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करते हैं. जैसे वो सर्वर का डाटा है तो सर्वर का डाटा वो एंड ऑफ द डे मेन फ्रेम पे डाल देंगे. उनका एक मेन फ्रेम होगा, शायद एक तालुके का होगा, एक डिस्ट्रिक्ट का मेन फ्रेम होगा. तो वो मेन फ्रेम पे वो डाटा डाल देंगे. आज अगर एक ब्रांच का सर्वर लो है, डाउन है, तो अगर वो खराब भी हो गया तो उनको वो डाटा अगर रिट्राइव करना है तो वो मेन फ्रेम से कर सकते हैं. उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग ऑफ डाटा कहते हैं. इसलिए मेन फ्रेम बहुत बड़े पैमाने पे यूज होता है. इसमें मल्टीपल हार्ड डिस्क लगाई हुई होती है और ये बहुत ज्यादा हीट भी होता है. जैसे हमने पावर स्टेशन देखे होंगे, वहाँ पे बड़े बड़े एसीज वगैरह लगा होता है, कूलिंग सिस्टम लगा होता है मेन फ्रेम्स के लिए, क्योंकि ये डाटा कंटिन्यू प्रोसेस होता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है. इसलिए ये मेन फ्रेम्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं. ये बहुत इजीली डाटा सर्व कर देते हैं. हमारा सुपर कंप्यूटर्स, ये हमारा लास्ट कंप्यूटर है. ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर है वर्ल्ड का. अभी तक सुपर कंप्यूटर से पावरफुल कोई कंप्यूटर बना नहीं है. ये एडवांस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग सिमुलेशंस के लिए यूज होता है. जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, तो वेदर फोरकास्टिंग हम करते हैं सैटेलाइट से. तो इंडिया में अभी सैटेलाइट्स है, हमारे पास बहुत सारे सैटेलाइट्स है जिसकी मदद से हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं. तो जब हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं तो वो जो डाटा आ रहा है हमारे सैटेलाइट से वो बहुत बड़े पैमाने पर डाटा आता है. वो डाटा हमारा वर्क स्टेशन, सर्वर, मेन फ्रेम, ये वो डाटा स्टोर नहीं कर सकते. और उस वो डाटा वो स्टोर नहीं कर सकते और सर्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें इतनी एबिलिटीज नहीं है, उनकी क्षमता इतनी नहीं है. उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स बनाए हुए हैं. तो सुपर कंप्यूटर्स वो मैसिव डाटा सेव करते हैं, उनको अच्छे से ऑपरेट करते हैं. ये यूज होता है डाटा माइनिंग के लिए, मिलिट्री डिफेंस के जो कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स होते हैं जो उसके लिए. उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के लिए हम सुपर कंप्यूटर्स यूज कर सकते हैं. इंडिया में भी सुपर कंप्यूटर्स है. परम सुपर कंप्यूटर है इंडिया में, परम सिद्धि, परम 8000, आई एम सॉरी, परम 8000. ये सब, ये दो तीन सुपर कंप्यूटर्स मेरे को पता है जो इंडिया में अभी करंटली है. परम सिद्धि तो पुणे में ही लोकेटेड है. उसके बाद दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर शायद से क्रे है, CRAY1. क्रे वन दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है जो यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया था. और दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर भी यूनाइटेड स्टेट के पास ही है.
शायद ई आई कैप्टन नाम है उस सुपर कंप्यूटर का। वो भी यूनाइटेड स्टेट के ही पास है। तो सुपर कंप्यूटर्स को मतलब रखने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। उसका कूलिंग सिस्टम, उसकी जगह कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, ऐसे वगैरह। तो जो छोटी छोटी कंट्रीज है लाइक श्रीलंका, नेपाल, इनके पास खुद का सैटेलाइट्स वगैरह नहीं है। तो इन लोगों को खुद के सुपर कंप्यूटर्स की भी कुछ ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सुपर कंप्यूटर्स परचेज कर सकते हैं, या उनका डाटा मतलब दूसरे के सुपर कंप्यूटर्स में कुछ स्पेस परचेज कर सकते हैं जिसमें ये इनका डाटा रख सकते हैं। द दैट सुपर कंप्यूटर वर्क्स। सो दिस इज अवर एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। स्टे ट्यून्ड गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आप लोगों के लिए। ये सब आपको फ्री में मिल रहा है। जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग, जस्ट वॉच लेक्चर्स रेगुलरली एंड जस्ट लर्न, study, listen what I am telling to you, just practice regularly. That's it. Thank you for watching.